नमस्कार। हम हाजिर हैं हमेशा की तरह आपकी आवाज़ बनकर, बेखौफ आज़ाद आवाज़। नोटबंदी और 4 घंटे के नोटिस पर नोटबंदी और 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन, इसके साथ साथ जो जीएसटी पर लिया गया फैसला था, ये भी ऐतिहासिक फैसलों में गिना जाएगा, मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसलों में जिससे देश को बहुत नुकसान हुआ। बहरहाल, जीएसटी के मुद्दे पर आज सोनिया गांधी ने गैर बीजेपी राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के हेमंत सोरेन, राजस्थान के अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के भूपेश सिंह बघेल, पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह और पुडुचेरी के नारायण स्वामी ने हिस्सा लिया। बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि जीएसटी का भुगतान न होने से, जो जीएसटी के एवज में जो पैसा देना, उसका हिस्सा देना, जो उसका भुगतान न होने से राज्य सरकारों की आर्थिक हालत काफ़ी प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि जीएसटी पर राज्यों को कॉम्पेंसेशन देने से इनकार करना राज्य के लोगों से छल कपट और धोखा के अलावा और कुछ नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना काल में राज्य सरकार पूरा खर्चा उठा रही है, लेकिन केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जीएसटी भुगतान को लेकर केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सभी मुख्यमंत्रियों को पीएम से मिलकर अपनी बात रखनी चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना के खिलाफ राज्य सरकारें लड़ाई लड़ रही हैं और केंद्र सरकार सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने कहा, पिछले 4 महीनों से केंद्र सरकार ने जीएसटी कॉम्पेंसेशन का भुगतान नहीं किया है। मेरे साथ है प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव, आप अर्थशास्त्री हैं। प्रोफेसर श्रीवास्तव, हमेशा की तरह अपना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मेरा पहला सवाल आपसे है कि जो गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सोनिया गांधी की बैठक हुई है, इसका कितना असर हो गया है और क्या वक्त आ गया कि राज्य मिलकर अपने हक की आवाज़ बुलंद करें? देखिए, जब जीएसटी अपनाया गया था तो राज्यों ने अपने करों के बड़े अधिकारों को त्याग दिया था। वैट पर जो उनका अधिकार था, सेल्स टैक्स पर जो उनका अधिकार था, उसको त्याग दिया था और वो सब जीएसटी में विलीन हो गया था। उसके एवज में उनको ये जीएसटी कॉम्पनसेशन मिला था और एसजीएसटी जो एक जीएसटी का एक हिस्सा है वो मिला था। सरकार 2019-20 के का जो जीएसटी था उसको सरकार ने जाके जून के महीने में पूरा किया और वित्त मंत्री ने ये कह दिया कि अब हम जो 2020-21 का जो जीएसटी कंपनसेशन है वो हमारे पास जब जीएसटी कंपनसेशन सेस पर्याप्त आ जाएगा तो उससे हम पूरा करेंगे। ये सीधे सीधे जीएसटी एक्ट के की जो धारणा और जो स्पिरिट, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बड़ा भारी झंडा जो इस सरकार ने गाड़ा था, ये उसके ठीक विपरीत जाता है और वैधानिक रूप से भी ये गलत है। अटॉर्नी जनरल भी इस बात की राय सरकार को दे चुके हैं और इसका असर सिर्फ गैर बीजेपी सरकारों पर ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि जो बीजेपी से संबंधित सरकारें हैं उनके ऊपर भी पड़ रहा है। और आपने देखा कि सुशील मोदी जी, जो कि बहुत समय तक जीएसटी काउंसिल के कार्यों का समन्वयन कर रहे थे, उन्होंने भी इस बात को कहा कि राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन मिलना चाहिए और केंद्र सरकार को कर्ज लेके इस जीएसटी कंपनसेशन को तुरंत देना चाहिए। तो ये मसला सिर्फ विरोधी दलों का नहीं है, राज्य सरकारें चाहे वो बीजेपी की हो या गैर बीजेपी की हो, कार्यकलाप नहीं चला पा रही। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। बैठक से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उन्हें इस बात का डर है कि केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने की जो कमिटमेंट है उससे बाहर निकलने की सोच रही है। बघेल ने कहा, अगर ऐसा होता है तो जीएसटी की समीक्षा की जाए और राज्यों को लेवी और टैक्स वसूल करने की इजाज़त दे देनी चाहिए, जो उनके पास पहले भी थी, जैसा प्रोफेसर श्रीवास्तव बता रहे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत में उन्होंने कहा कि जीएसटी के भुगतान में सुस्ती से जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले 3 महीने ख़त्म हो चुके हैं, ये जो फाइनेंशियल ईयर है, और हम दूसरी तिमाही के बीच में हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव गौड़ा
और कर्नाटक से कांग्रेस विधायक कृष्णा बारेगौड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राज्यों को आर्थिक मदद की ज़रूरत है। पंजाब के वित्त मंत्री ने जीएसटी का भुगतान नहीं करने को संविधान का उल्लंघन बताया। जो राज्यों और केंद्र के बीच का रिश्ता होता है, और राज्यों ने, जैसे कि प्रोफेसर श्रीवास्तव बता रहे थे, अपनी अपनी ताकतें सौंप दी थी जो वैट और दूसरे सेस होते हैं उनको वसूल करने की। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि पंजाब जैसे छोटे राज्य का भी सरकार पर 4,400 करोड़ रुपए बकाया है। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, पेमेंट ना करना ये सरकार की मजबूरी तो नहीं हो सकती कहीं क्या? देखिए, इस समय जीएसटी के कलेक्शन कम हुए हैं, जीएसटी कंपनसेशन कम आया है, जीएसटी कंपनसेशन सेस कम आया है, और सिर्फ आज की परिस्थिति भी नहीं, कोविड की परिस्थिति में ही नहीं, 2019-20 में भी जब स्लो डाउन हुआ था तो इसमें कम आया था। लेकिन उसके पहले 2017-18 और 18-19 में सरकार को इसका एक सरप्लस वसूल हुआ था। तो अर्थात ये कि जो ये फॉर्मूला है, ये एक मध्यमकालीन फॉर्मूला है, 5 साल के लिए बनाया गया है, और उसको एक अल्पकाल में घाटे या सरप्लस की स्थिति से उसको नहीं आंका जा सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट केंद्र सरकार ने किया था, और जैसा मैंने कहा, इसके एवज में राज्य सरकारों ने अपने अधिकारों का परित्याग किया। महत्वपूर्ण अधिकार थे ये कर एकत्रित करने के जो अधिकार थे, तो इसलिए इसको ये संवैधानिक ये जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की कि वो इसको पूरा करे। और इस समय देखिए, जो अभी स्टेट बैंक के का जो पर्चा निकला है, शायद हो सकता आगे उसका अगर आप जिक्र करें तो मैं फिर अभी उसके नहीं करूंगा, लेकिन उसने ये कहा है कि राज्य सरकारों का जो अतिरिक्त खर्चा है और जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, वो मिला के 6.2 लाख करोड़ का उनको इस वर्ष घाटा होगा, जिसमें से करीब करीब 1.5 लाख करोड़ जीएसटी के, अगर जीएसटी की जिम्मेदारी केंद्र नहीं पूरा करती है तो उस एवज में होगा। तो ये राज्य सरकारें फिर अपना कार्यकलाप नहीं चलाने की स्थिति में रहेंगी। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। केंद्र सरकार आर्थिक संकट की बात कर रही है, राज्यों को उनके हक का पैसा नहीं मिल रहा। ऐसे में भी सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर हल निकालने की कोशिश नहीं की है। 15वें फाइनेंस कमीशन के सुझावों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए राज्यों का जो डिजास्टर रिलीफ फंड है, उसमें केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा जीडीपी का महज 1% रखा है। केंद्र सरकार उन सेस से रेवेन्यू जनरेट कर रही है जो राज्यों के साथ साझा नहीं किए जा सकते। पीआरएस रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने 2019-2020 में सेस और सरचार्ज से 3,69,111 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल किया था, जिसका जिक्र भी प्रोफेसर श्रीवास्तव ने किया कि कुछ एक्सेस भी किया था। केंद्र सरकार ने वादा किया था कि मुआवजा दिया जाएगा। इसी बात पर भरोसा करके राज्यों ने टैक्स लगाने का अपना संवैधानिक आधार छोड़ दिया और जीएसटी प्रणाली को अपनाया था, जिसका जिक्र हम भी कर चुके हैं। सबसे पहले प्रोफेसर श्रीवास्तव ने यही बात की थी। भरोसा किया था राज्य सरकार ने। केंद्र से मांग की जा रही है कि राज्यों को एस्टिमेटेड 6 लाख करोड़ के नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाए। 6,20,000 करोड़ प्रोफेसर श्रीवास्तव ने बताया। राज्यों को जीएसटी कॉम्पनसेशन अधिनियम में किए गए वादे के हिसाब से 14% का मुआवजा दे और वक्त पर दे। इससे कम राज्यों के साथ विश्वासघात होगा। जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस कलेक्शन को 10 सालों के लिए बढ़ा दिया जाना चाहिए। कोविड संकट से उबरने के लिए लिया जाने वाला कोई भी कर्ज केंद्र सरकार की तरफ से ही लिया जाए। ये पीआरएस की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक मैं आपको ये बताया। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, क्या जीएसटी की समीक्षा करने का भी वक्त आ गया है? इस कानून को मतलब ज़रा देखा जाए, रिव्यू किया जाए इसको, कि क्या ये सही काम किया है जैसा सोचा गया था, या ये भी नोटबंदी और 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन की तरह उठाया गया कदम है? देखिए, जीएसटी, यूपीए सरकार भी जीएसटी लाना चाहती थी, ये सरकार भी जीएसटी लाई, लेकिन मेरा एक मत है, पहले भी मैं आपके चैनल पर भी इस बात को कह चुका हूँ कि भारत जैसे देश में जहाँ जो सप्लाई चेन्स हैं उनका एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में है, इनफॉर्मल सेक्टर में है, उसके लिए जीएसटी एक उपयुक्त कर प्रणाली नहीं है। और मैं समझता हूँ कभी न कभी ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, इसकी पुनः समीक्षा होगी। इस समय अल्पकालीन में जिस तरह की समीक्षा की बात की जा रही है वो ये कि कर बढ़ाए जाएं, घटाए जाएं, जीएसटी कंपनसेशन के अधीन जो वस्तुएं आती हैं क्या उनको बढ़ाया जाए,
या जीएसटी कंपेंसेशन सेस को कुछ आइटम्स को बढ़ाया जाए। तो इस समय पूर्ण समीक्षा की चर्चा आप देख रहे हैं ज़्यादातर नहीं हो रही है, राज्य भी इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि साल 2 साल के अंदर ये चर्चा निश्चित रूप से होगी, क्योंकि यथास्थिति इस प्रकार से जिस तरह से जीएसटी कानून लाया गया है, ये यथास्थिति नहीं चल पाएगी। तो निश्चित रूप से इसका पुनर्मूल्यांकन होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर श्रीवास्तव, हमेशा की तरह अपना समय हमें देने के लिए। जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि नोटबंदी और उसके बाद जीएसटी और उसके बाद 4 घंटे की नोटिस पर लॉकडाउन, ये 3 फैसले इतिहास में याद रखे जाएंगे। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। हम लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड भोपाल। Call 91650 25500। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने सभी विभागों से जुड़ी जो स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, उनके जो चेयरपर्सन्स हैं, उनको चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में कहा गया कि अपनी अपनी कमिटीज़ में ऐसे मामलों पर चर्चा करने से बचें जो कोर्ट में सब जुडिस हैं। ये तय कर लें कि उनकी ब्रीफिंग से आए नतीजों और रिपोर्ट्स को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए और वो मीडिया में लीक ना हो। स्पीकर ने कहा कि समितियों को, कमिटीज़ को लोकसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के नियम 270 पर भी ध्यान देना चाहिए। इस नियम में कहा गया कि कमेटी के पास किसी भी शख्स, दस्तावेज और रिकॉर्ड को तलब करने की ताकत होगी। हालांकि सबूत के तौर पर अगर किसी इंसान को या दस्तावेज को लाने पर सवाल उठता है तो ये सवाल स्पीकर के सामने उठाया जाना चाहिए, जिसका फैसला आखिरी होगा। इस चिट्ठी में यह भी कहा गया कि सरकार नियम 270 के तहत ये कहकर कि किसी दस्तावेज को, डॉक्यूमेंट को सामने लाने से इनकार भी कर सकती है कि उसकी प्राइवेसी का खुलासा करने से राष्ट्र की सुरक्षा और उसके हितों को नुकसान पहुंच सकता है। इसमें प्राइवेसी की बजाय सीक्रेट होता तो शायद ज़्यादा एप्रोप्रिएट होता। ओम बिरला ने कहा, मुझे भरोसा है कि आप भारतीय लोकतंत्र को मजबूत और संसद की गरिमा, प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। स्पीकर ने एक ऐसे वक्त में ख़त लिखा है जब फेसबुक मामले में विवाद हो रहा है और शशि थरूर की अध्यक्षता वाली आईटी मामलों की जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसकी बैठक 1 सितंबर को होनी है। मेरे साथ हैं कल्याणी शंकर, आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। कल्याणी, बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह अपना वक्त हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल ये है कि जो स्पीकर ओम बिरला ने चिट्ठी लिखी है, इसको आप किस तरह से देखती हैं? क्या ये कमेटीज़ के काम करने में दखल अंदाजी है? देखिए, बहुत दिनों से ये डिमांड होता था कि जो स्टैंडिंग कमेटी है उसको सीक्रेट नहीं रखना चाहिए, पब्लिक को रखना चाहिए। तो आपको याद होगा सोमनाथ चटर्जी जब स्पीकर रहे वो इसको मान भी लिया,
लेकिन उनके ऊपर भी थोड़ा प्रेशर आया कि इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। तो अमेरिका में आप जाके देखिए, जो भी है, डेमोक्रेसी में पब्लिक का सब कुछ मालूम होना चाहिए। इस वजह से स्टैंडिंग कमेटी में जो भी आता है उसको पब्लिक को मालूम होने के लिए तो वो ओपन रखना चाहिए। लेकिन ये सीक्रेसी को बोल के ये इवन ये जो स्टैंडिंग कमेटी का वर्चुअल मीटिंग के लिए भी ये मना करते थे कि सीक्रेसी को तो ठीक से नहीं रख सकते, वो लोग कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से बैठे हैं, हमको पता नहीं है, इसलिए इतना दिन तक स्टैंडिंग कमेटी कन्वीन करने के लिए भी मना कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे सोमनाथ चटर्जी ने माना है, ऐसा इनको जो और ओपन रखना चाहिए, इसको और कंट्रोल करने में डेमोक्रेसी का फायदा नहीं हो रहा है। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और जुडिशरी यानी न्यायपालिका के जो अधिकार क्षेत्र हैं उसमें साफ साफ लकीर खींची हुई है। ओम बिरला का ये कहना कि पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में उन मामलों को बहस नहीं होगी जो कोर्ट में हैं, संसद के महत्व को कम करता दिखाई पड़ रहा है। आई रिपीट, ये कहना कि पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में उन मामलों पर बहस नहीं होगी जो कोर्ट में हैं, वो संसद के महत्व को कम करता है। हालांकि ओम बिरला ने पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के प्रमुखों को लिखे खत में कहा है कि संसदीय समितियां, जो कमेटीज़ जो होती हैं, वो मिनी संसद की तरह से काम करती हैं। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल रहे PDT आचार्य के मुताबिक रूल ऑफ सब जुडिस अभी मुकम्मल नहीं है, पूरा नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में PDT आचार्य ने बताया कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब मुद्दे अदालत के सामने आए हैं और सदन ने भी इसकी जांच की है। आचार्य ने कहा है कि एक नियम है कि जो मामले सब जुडिस होते हैं उन पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। हालांकि संसद के पास इसको सस्पेंड करने का नियम भी है जो राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा की इजाज़त देता है। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल रहे शमशेर शरीफ के मुताबिक जब से संसदीय समितियों का, कमेटीज़ का सदन के रूप में विस्तार हुआ है, स्पीकर ने सिर्फ ख़ास मुद्दों पर ही ये कमेटीज़ के जो चेयरपर्सन हैं उनका ध्यान खींचा है। ये अक्सर समितियों के जो अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन हैं कमेटीज़ के, उनके विवेक पर छोड़ दिया जाता है कि किस मामले पर चर्चा हो, किस पर ना हो। कल्याणी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इनके अधिकार क्षेत्र साफ हैं, तो ऐसे में स्पीकर का खत संसद और इन कमेटीज़ के महत्व को क्या आपको कम करता हुआ दिखाई दे रहा है? या बिल्कुल कम करता है। जैसे आपने दोनों सेक्रेटरी जनरल का कोट किया, उन लोग तो उसी में कितना साल काम किया, उनको बिल्कुल सब रूल्स मालूम है। और दूसरा है कि आप देखिए हमारी जुडिशरी में अभी आप आज एक केस गया, कंट्रोवर्शियल केस भी हो, कुछ भी हो, वो पूरा होने के लिए थे 20 साल। अभी देखिए अयोध्या का अभी हुआ, इसका मतलब तो अयोध्या इतना 20 साल तक करना ही नहीं है क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हर एक चीज़ जो कोर्ट में जाता है, आजकल तो बहुत ज़्यादा चीज़ कोर्ट में जा रही है, तो इस वजह से ये कोर्ट में है, उसको स्टैंडिंग कमिटीज़ वो डिस्कस नहीं करना, ये वो भी सीक्रेट में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पब्लिक कर रहे हैं। तो इसका मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। जी, क्योंकि हमारे कोर्ट्स में मामले सालों साल चलते रहते हैं और जितने साल चलते रहेंगे उस विषय पर संसद में चर्चा ही ना हो, स्टैंडिंग कमेटीज़ में भी चर्चा ना हो, ये एक ऐसा रास्ता है जो चर्चा को बंद करता है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। देश और जनता से सीधे सरोकार रखने वाले कई अहम मामले कोर्ट में सब जुडिस है। अहम मामलों की बात करें जो इम्पोर्टेंट है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को चुनौती देने वाली करीब 150 पिटीशन कोर्ट में लगी हुई हैं कि आप जब तक इनका हल नहीं आते, फैसले नहीं आते, तब तक क्या संसद या इन कमेटीज़ में चर्चा नहीं होगी? सालों साल लग जाएंगे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को चुनौती देने वाली करीब 23 अर्जियाँ कोर्ट में दी गई हैं। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के एंट्री को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। इसके अलावा OBC कोटे में क्रीमी लेयर की समीक्षा का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जो हमारे सूत्र हैं उनके मुताबिक संसद का मॉनसून सेशन 14 सितंबर से शुरू हो सकता है, जो 1 अक्टूबर तक चलेगा। मोदी सरकार इस सेशन में कई बिल पेश करने की तैयारी में है। सरकार की कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादातर बिल पास हो जाएं। सवाल ये है कि क्या संसद में उन मामलों पर बहस से रोक होगी जो सुप्रीम कोर्ट में है या किसी और कोर्ट में है जो सब जुडिस है? बहरहाल कल्याणी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा सिर्फ इस वजह से नहीं हो सकती कि वो सब जुडिस है।
जो आपने भी जिक्र किया, ये अपने आप में एक तरीका तो नहीं है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट मामलों पर चर्चा हो ही ना, क्योंकि वो मामले अदालतों में सालों साल चलते रहेंगे। क्या क्वेश्चन क्या है आपका विनोद? क्या क्वेश्चन पूछे? मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये सोची समझी मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये सोची समझी स्ट्रैटेजी तो नहीं है कि वो तमाम मामले जो कोर्ट में हैं उन पर सालों साल तक चर्चा ही ना हो, क्योंकि वो सब जुडिस है? क्या ये स्ट्रैटेजी तो नहीं है? ये स्ट्रैटेजी हो भी सकता है, क्योंकि इस गवर्नमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जो सीक्रेसी रखने का बहुत दिलचस्पी है, इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन जैसा आपने कहा, इसको फॉलो करने से पार्लियामेंट में भी कोई भी चीज़ आप डिस्कस नहीं कर पाएंगे। वो भी डेमोक्रेसी में तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ये अधिकार नहीं है, तो कौन कर सकता है? और जुडिशरी जल्दी भी नहीं कर रहे हैं, तो ये बड़ा प्रॉब्लम ही होगा। पता नहीं पूरा पार्लियामेंट में मेंबर्स में अपोजिशन में इसको कैसा लेंगे, क्या करेंगे, वो भी देखना है। और ये इसके पहले जो कोविड का टाइम में 3-4 महीने तक बहुत सारे स्टैंडिंग कमेटी इंक्लूडिंग शशि थरूर और आनंद शर्मा और बहुत सारे लोग ये स्पीकर को चिट्ठी लिखा है और चेयरमैन को चिट्ठी लिखा है कि इनको स्टैंडिंग कमेटी को वर्चुअल मीटिंग करने के लिए अनुमति देना है, लेकिन उसके लिए तो मना कर दिया। तो अभी तो इनका होने वाला है शायद शशि थरूर का, लेकिन ये भी अभी कोविड को तो अलग विषय है। जैसे आप बोल रहे हैं, ये थोड़ा इतना पाबंदी पार्लियामेंट में डिस्कस करने के लिए होगा तो वो और कहाँ जाएंगे? पब्लिक का क्या विश्वास होता है? जी उधर जैसे आपने जिक्र किया, मैं थोड़ा सा और बता दूं दर्शकों को। बीजेपी के एमपी हैं निशिकांत दुबे। इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मामलों की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके अध्यक्ष शशि थरूर को चिट्ठी लिखी है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि बैठक में जम्मू कश्मीर में 4G के मसले पर चर्चा ना की जाए। निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर की तरफ से संसदीय समिति को चिट्ठी लिखी है, उसका हवाला दिया है। कल्याणी, बहुत संक्षेप में जानना चाहूँगा, निशिकांत दुबे ने 4G इंटरनेट को लेकर जो खत लिखा है जम्मू कश्मीर में, उसे आप कैसे देखती हैं? इस मुद्दे पर बहस से बीजेपी के जो एमपी है वो बचना क्यों चाहते हैं? अगर इस पर बहस होती है तो नुकसान क्या है? फेसबुक का भी मामला है, जैसे वो कोई लॉबी होगा मेरा हिसाब से। तो पार्टी में तो ऐसा मैंने नहीं सुना है कि पार्टी का लाइन ये है, लेकिन ये तो अलग से एमपी कर रहे हैं। बहुत सारे लॉबी हैं, देखिए चाइनीज़ लॉबी है, टेलीकॉम का लॉबी है और बहुत सारे लॉबी हैं। शायद वो लोग नहीं चाहते होंगे कि संसद में इसका विवाद हो, तो और स्टैंडिंग कमेटी में भी इसका विवाद हो। फेसबुक को लेके बहुत चल रहा था, इतना दिनों में फेसबुक को लेके शशि थरूर ने बहुत उठाया। फिर वो जो बाहर उठाते हैं वो कमेटी के अंदर सीक्रेसी में डिस्कस करने में क्या जाता है, मुझे समझ में नहीं आया। और उनका ये भी है कि उनको क्यों बुलाया बिना किस मेंबर से डिस्कस नहीं करके। तो इसलिए अभी स्पीकर ने ये तय कर दिया कि कोई ऐसी विवादित सब्जेक्ट आने से स्पीकर का ऑर्डर फाइनल, रूलिंग फाइनल। इस वजह से आगे का भी अभी वो तय कर दिया कि आगे ऐसा कोई विषय आने से स्पीकर के पास जाएगा, स्पीकर हाँ बोलने से वो विषय स्टैंडिंग कमेटी में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वो पहले देखिए, बहुत साल पहले, आई थिंक अर्ली 90s में ये जो स्टैंडिंग कमेटी हुआ, इसका जैसे आप बोला मिनी पार्लियामेंट कह सकते हैं। सब पार्टी में इसका रिप्रेजेंटेशन है। जिस पार्टी में जितना एमपी ज़्यादा है लोकसभा में, उनके थोड़े ज़्यादा मेंबर आएंगे, बाकी में कम आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये है, उसके बाद इसमें बजट में जो भी गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट का डिस्कस होता है, वो सब ये कमेटी में आराम से बैठ के बात कर सकते थे। फिर वही कमेटी का रिपोर्ट पार्लियामेंट में आएगा, वहाँ पर बाकी मेंबर्स जिसको जो बोलना है वो बोलेंगे। क्यों ये समय के लिए ये किया है और थोड़ा डिटेल भी जा सकते हैं, इस वजह से किया है। अभी इसका मतलब ही नहीं हो तो स्टैंडिंग कमेटी को वाइंड अप कर देना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कल्याणी शंकर, हमेशा की तरह अपना समय हमें देने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। देश के मौजूदा आर्थिक संकट पर जो हमारी जो हाल है आज के दिन, अर्थव्यवस्था का हाल है, बेशक मोदी सरकार कुछ ना कह रही हो, लेकिन रिजर्व बैंक की रिपोर्ट गंभीर चिंता पैदा करने वाली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेतावनी दी है कि फेस्टिव सीजन, जो त्योहारों का मौसम होता है,
जन्माष्टमी से शुरू हो चुका है, फेस्टिव सीजन में भी कंज्यूमर्स की मांग नहीं बढ़ेगी। गरीब और गरीब हो सकता है, अर्थव्यवस्था को अभी और झटका लगेगा, ये रिजर्व बैंक का कहना है। रिजर्व बैंक के मुताबिक जो प्रवासी मजदूरों का संकट और रोजगार घटने से विकास पर बुरा असर पड़ेगा। डिमांड और कंजम्पशन को पहले की तरह सामान्य होने में वक्त लगेगा। रिजर्व बैंक का कहना है कि देश में कोरोना के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है, इसलिए अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों का वास्तविक असेसमेंट करना फिलहाल मुश्किल है। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था में ट्रांसपोर्टेशन, सर्विस इंडस्ट्री, होटल्स, एंटरटेनमेंट और कल्चरल एक्टिविटीज़ ख़ास तौर पर प्रभावित हुए हैं और इन्हीं सेक्टर्स में कंजम्पशन की हिस्सेदारी जीडीपी का करीब 60% है। अब सरकार की प्राथमिकता किसानों की आमदनी बढ़ाने और लोगों तक सस्ती खाने पीने की चीज़ें पहुंचाने की होने चाहिए, ये रिजर्व बैंक का कहना है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से जाहिर है कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था मजबूत करने के दावे तो खूब कर रही है, लेकिन हकीकत क्या है ये सबके सामने है। वर्चुअल वर्ल्ड में कुछ और कहा जा रहा है, सोशल मीडिया की दुनिया में सरकारी विज्ञापन कुछ और कहते हैं, दरबारी चैनल वही तस्वीर पेश कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताई गई है। आप देख रहे थे विनोद दुआ लाइव। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।